चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त देने का। मैं चौधरी साहब पहले इन चीज़ों पे बाद में बिल्कुल आते हैं, मगर मैं ये जब से 8 और 5 का फैसला मखसूस नशिस्तों का आया है तो ये गवर्नमेंट जो है जब से ये बिल्कुल वास बाख्ता हो चुकी हुई है और उन्होंने ये ओपनली एक तो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है कि जनाब हम अमल दरामद नहीं करेंगे। फिर जजेस के ऊपर जिस किस्म के अटैक आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। फिर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी भी और कानूनी भी। अभी लेटेस्ट जो किया है उन्होंने कि पहले तो वो पार्टी बैन करने जा रहे थे, अब उसको बता रहे हैं कि मौखर कर दिया है कि पीटीआई को वो बैन नहीं करके, पता नहीं जो उनको नज़र आ रहा है कि शायद वो बाउंस बैक कर जाए और अदालत से ये पॉसिबल ना हो। मगर अब जो लेटेस्ट उन्होंने जो बिल पास होने जा रहा है वो उसके अंदर ये इलेक्शन जो कानून है उसका इलेक्शन एक्ट का 2024 का, उसमें तरमीम जो है सेक्शन 66 और 104 में, उसमें बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें हैं। एक ये वो कह रहे हैं कि किसी जमात सियासी जमात से जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि पहले सुन्नी इत्तेहाद में अगर वो चले गए हैं तो अब दोबारा वो पीटीआई में नहीं जा सकते। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो क्लियरली नज़र आता है कि ये टेलर मेड है, ये जो फैसला मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का आया है एग्जैक्टली उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। सवाल मेरा ये है कि क्या इसका इफेक्ट अगर ये दुरुस्त मान भी लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये क्या रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट हो सकता है कि माजी का किया हुआ एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये नया कानून बना के उसको तब्दील कर दिया जाए? इसमें आमिर जो सबसे वाज़ेह बात है, नुमायां बात है कि ये याद रखना चाहिए कि ये एक लिहाज से जो पार्टी में शमूलियत का इख्तियार और स्वाबदीद है, ये शामिल होने वाले की स्वाबदीद है शहरी की। एनी पार्टी, टू जॉइन एनी पार्टी और टू फॉर्म एनी पार्टी, इसका मतलब है कि टू लीव एनी पार्टी और टू लीव और टू डिज़ोल्व एनी पार्टी, ये भी राइट इसमें शामिल है कि छोड़ भी सकते हैं अगर आप जा सकते हैं किसी पार्टी में। अब इसमें सवाल सिर्फ ये है कि क्या अगर कोई पार्टी छोड़ के डिक्लेरेशन दे के और छोड़ जाता है उसका वोट काउंट होगा फॉर विमेन सीट, वो रोकी जा सकती है बात, वो कहा जा सकता है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट में से नहीं है। फंडामेंटल राइट है, वरना मुझे अब मैं पार्टी शामिल हो जाता हूँ 3 दिन में एक जमात में और चौथे दिन तो तीसरे दिन मैं पहले ही कहता हूँ कि जी मैं गलत पार्टी में शामिल हो गया हूँ, मैंने पार्टी बदल ली है। आपकी डिक्लेरेशन तो आपके हक में जाएगी इस लिहाज से कि आपको आज़ादी है टू ज्वाइन एनी पार्टी और टू लीव एनी पार्टी, ये तो नहीं रोका जा सकता। सवाल ये है कि क्या इसके बदौलत जब आप पहली पार्टी में शामिल हुए थे तो उसने अगर लिस्ट में आपको डाला हुआ है या डाल दिया है तो वो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? ये डिपेंड करेगा आइन के मुताबिक, क्या आपको फहरिस्त 3 दिन जो होते हैं ज्वाइनिंग के उन 3 दिनों के दौरान या उससे पहले फहरिस्त देनी ज़रूरी है ख़वातीन की, जिस तरह आजकल के रूल्स मुतलका रूल्स जो हैं वो कहते हैं। मेरी राय में ये जो लिस्ट है ये सबसे पहले दाखिल होनी चाहिए और इसकी आज़ादी आप जो दखल नहीं दे सकते आर्टिकल 17 के तहत कि मैं कौन सी पार्टी में जाता हूँ। अगर लिस्ट पहले से दी गई है तो फिर मुझे उसी पार्टी को मैं शामिल किया जाऊँगा औरतों की नशिस्तों के लिए। अगर लिस्ट बाद में दी जाती है तो नशिस्तों जिस तरह पहले देने का यहाँ कानून और ज़ाब्ता है,
लेकिन ये ज़ाब्ता भी आर्टिकल 17 के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी तक यही चल रहा है और यही रायजुल वक्त है कि लिस्ट पहले दे दी जाएगी ख़वातीन की और बाद में तीसरे दिन जाके काउंट किया जाएगा कि कितने कितने किसको मिलेंगे सीटें। इसमें एक तादाद है जो कि मेरा ख्याल है किसी ने पिटिशन कर दी तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट ही को उसकी तशरीह करनी पड़ेगी। तो साहब यहाँ पे जो, क्योंकि ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुरवजा तरीक़ाकार रायजुल वक्त यही है, मगर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के अंदर उसके मतलब जो ये एतराज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तशरीह नहीं की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन री राइट किया है। ग़ालिबन उर्दू में तहरीफ़ करना उसे कहते हैं कि इन्होंने तहरीफ़ की है, तो क्योंकि इन्होंने 15 दिन का दोबारा टाइम दे दिया, फिर जो है एक ओथ पहले भी वो ले चुके हुए थे, तब्दील करने का किया, तो क्या ये तशरीह थी या तहरीफ थी? सुप्रीम कोर्ट तशरीह ही करता है, अगर तहरीफ करे तो वो भी तशरीह ही मानी जाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन या तशरीह का हतमी लेवल है, सतह है, और उसको अगर आपने ये भी समझ रहे हैं, ये इस बात को जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, वो इस वक्त उसको इदराक है कि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल वर्ड है, और इसी वो सियासी एतबार से ज़रूर कहते हैं कि ये तहरीफ है या ये री राइटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब वो उनके कानून को जो तरमीम वो लाना चाह रहे हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट, इसका मतलब है कि ये उस सो कॉल्ड मुबैना तहरीफ को ख़त्म कर रहे हैं। उसको मान रहे हैं कि वो कानून है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए ये कानून, नया कानून जो तरमीम है, ये लानी ज़रूरी है, वरना तो वो तहरीफ को इग्नोर कर सकते हैं। पर ज़रूरी अगर है ये, और जो कि है, तो फिर एक और मसला आएगा पार्लियामेंट के रास्ते में कि पार्लियामेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बग़ैर आइनी तरमीम के सेट असाइड कर सकती है, जब आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सो फार एज इट डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ विल बी फाइनल एंड एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। सो ये आप कह रहे हैं कि कानून के ज़रिए ये अगर करना होगा तो आईनी तरमीम लानी होगी। दूसरा, इसका रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट जो है, उसको जो फैसला आ चुका है उसको ये किसी उससे ये इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये जब तक ये आईनी तरमीम ना हो और आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, और आप देखते हैं कि जितनी आइनी तरामीम होती हैं, आइनी तरामीम में अक्सर ये कहा जाता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट सूबाई लॉ के बारे में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के लॉ को, यानी आई एम सॉरी, मतलब है जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है वो सूबाई लॉ को सेट असाइड कर सकती है या रिवर्स कर सकती है, और पार्लियामेंट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, लेकिन थ्रू ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ईच हाउस। ये आपने बीच में हल्का सा जिक्र कर दिया हाई कोर्ट की पावर का, तो सर ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक हाई कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन जो है उसी सूबे तक होगी, लाहौर हाई कोर्ट की सिर्फ पंजाब तक होगी, या दूसरे हाई कोर्ट्स तक भी हो सकती है। ये फाइज़ साहब की अभी हाल ही में कुछ ऑब्जर्वेशन आई है जिसकी वजह से ये बहस छिड़ गई। नहीं, ये हर सूबे में वो सारे पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान लेवल पे जजमेंट्स होती हैं हाई कोर्ट्स की, एप्लीकेबल एंड वैलिड, लेकिन अक्सर औकात और ज़्यादातर जब तक सिंध हाई कोर्ट उसको, उस व्यू को अपना ना ले, वो उससे गुरेज किया जा सकता है।
तो मुझे तो बिल्कुल हम पुराने लोग हैं तो याद है सारी, मगर यहाँ पे भूल गए लोग और मुझे समझ नहीं आती। आप कई दफ़ा इसका तस्करा कर चुके हुए हैं कि पीटीआई वाले एक ये प्रेसिडेंट मौजूद है, इसकी रोशनी में सेक्शन 100 के तहत ये क्यों नहीं जाते ये ट्राइब्यूनल्स में? ये जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। नहीं, मगर अभी तो वहाँ पे पंजाब के अंदर तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ एक ये भी इशू आया हुआ है कि 10 में से गालबन 2-3 में बड़ा स्लो डाउन हुआ हुआ है। 8 में पहले रिटायर्ड जज वहाँ लगवाने की कोशिश की गई, फिर वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं यही वाले लगेंगे, फिर उन्होंने कहा जी नहीं वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं चीफ जस्टिस साहबा करेंगी, उन्होंने भी कहा जनाब ये फैसला ठीक है। अभी भी जो आखिरी इतलाएँ आई थी उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फायद ईसा साहब की तरफ से गालबन ये हमारी ये इतलाएँ हैं कि रोक दिया गया कि फ़िलहाल अभी आप ठहर जाइए, 180 दिनों में ये फैसला होना होता है और ये 4-5 माह तो गुजर गए। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि साल के बाद ये डॉक्यूमेंट भी ज़ाया हो जाएंगे और ये दिन भी ज़ाया हो जाएंगे, तो फिर कुछ वो जो कहते हैं होना कुछ भी नहीं है। नहीं, साल के बाद तो इस पे वाजिब है इलेक्शन कमीशन पे कि ये डिस्ट्रॉय कर दे इन डॉक्यूमेंट्स को, अनलेस ये रोका जाए। सेक्शन 99 का सब सेक्शन 7 कहता है द कमीशन शैल रिटेन द डॉक्यूमेंट कंटेन्ड इन द पैकेट्स डिपॉजिटेड अंडर सब सेक्शन 4 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट, जिस दिन ये वो उस तक पहुँचे, एंड शैल देयर आफ्टर subject to any order of the tribunal or other court, cause them to be destroyed.